फ्रेंड्स कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं बोल दिया था तो उसमें कुछ बच्चों ने बताया, मतलब भाई लोगों ने बताया कि रीनीट का फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर दिया। तो आज हम फिजिक्स में एक चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इसमें पहली बात तो आपको पढ़ना जानना होगा रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी देखिए, वैसे एक ऑब्जेक्ट या एक कोई वही बॉडी जिसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस फिक्स हो, मतलब वो डिस्टेंस चेंज ना हो कभी, उसको रिजिड बॉडी। वैसे परफेक्टली रिजिड बॉडी इम्पॉसिबल है नेचर में। उसके बाद हम देखते हैं आते हैं इलास्टिक फोर्स। वहाँ पे फिर आगे बात करेंगे इलास्टिक फोर्स क्या होता है। इलास्टिक फोर्स नहीं, यहाँ पे होगा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ अपना ओरिजिनल शेप आफ्टर रीगेन कर ले आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद जब कोई भी बॉडी अपना ओरिजिनल शेप रिकवर कर ले, उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। इलास्टिसिटी में फिर हम आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है। कई बार यहाँ पे जो कंप्रेहेंसिव है दो टाइप का होता है, एक एलोंगेसिव होता है, एक कंप्रेसिव होता है। इलास्टिसिटी दो टाइप की होती है, एक कंप्रेसिव होती है, कंप्रेसिव, और एक एलोंगेसिव होती है। कंप्रेसिव में बात करते हैं, जैसे ये आप मान लीजिए एक पाइप हो गया, रॉड, इसमें अगर इधर से एफ फोर्स लग रहा है, इधर से भी एफ फोर्स लग रहा है, मान लीजिए F1 है F2 है, तो ये हो गया कंप्रेसिव फोर्स। एलोंगेटिव में ये सेम ये हो गया, इधर F1 फोर्स से खींच रहे हैं, इधर F2 फोर्स से खींचे जा रहा है, तो ये पॉइंट दोनों टाइप से, दोनों तरफ से एलोंगेट होगा, तो ये हो गया। इन दोनों का जो जनरल फार्मूला होता है यहाँ पे एलोंगेशन कितना हुआ, डेल्टा एल। डेल्टा एल जो एलोंगेशन है, डेल्टा एल यहाँ पे होता है F1 प्लस F2 ऑन ए गामा, यहाँ पे हो जाता है एल। यहाँ पे इनिशियल लेंथ, एल क्या है? इनिशियल लेंथ, ये होता है गामा, ये होता है एलोंगेशन इन दोनों केस में। अगर मान लीजिए कि अभी एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप बताइएगा। यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ से ऐसे एक पाइप है, इसको मान लो इसे स्ट्रेच कर दिया F4 से, और एक ये ओपन पाइप है, मतलब दीवार में नहीं सटा हुआ, इधर से स्ट्रेच किया और इधर से सेम स्ट्रेच किया, तो एलोंगेशन क्या दोनों में, एलोंगेशन कैसा रहेगा? एलोंगेशन इन बोथ केस, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। एलोंगेशन दोनों केस में क्या होगा, कौन का यहाँ पे क्या एलोंगेशन सेम होगा? एलोंगेशन सेम इन बोथ केस और एलोंगेशन डिफरेंट इन बोथ केस। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ पे एलोंगेशन सेम हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दीवार है वो भी पकड़ के रखा है, तो वो भी इस तरफ खींच रहा है भी, तो वही भी सेम सिनेरियो है, बट यहाँ पे केवल है वाल है। तो ये हो गया आपका एलोंगेशन, कंप्रेसिव, कंप्रेसिव। अब हम चलते हैं स्टेयर केस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा शियर स्ट्रेस, यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में पहले हम बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस मान लीजिए एक दीवार से एक पाइप हो गया, इसमें अगर मान लीजिए हम इसके यहाँ पे फोर्स होता है, इसके परपेंडिकुलर लगता है, ये परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, तो ये यहाँ पे फाइनली मान लीजिए कि इतना हो गया स्ट्रेस हो गया, इसका ये मेन पोजीशन, तो ये एलोंगेशन डेल्टा एल हो गया। तो ये हो गया एलोंगेटिव। यहाँ पे क्या होता है एलोंगेशन, जो यहाँ पे पहली बार एक स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं फोर्स बाई एरिया। ये फोर्स एक्सटर्नल हो सकता है जब ये फिक्स्ड होगा, फोर्स एक्सटर्नल जब ये फिक्स्ड होगा। अब शेयर स्ट्रेस के लिए भी सेम फोर्स बाई एरिया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए ये एक दीवार है, यहाँ पे इसके पैरेलल फोर्स लगता है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है यहाँ पे, तो ये जो एंगल बनता है थीटा, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। यहाँ पे ये स्ट्रेस होता है फोर्स बटा एरिया, फोर्स बटा एरिया। यहाँ पे ये हो जाता है शियर स्ट्रेस, इसका हो जाता है फोर्स बटा एरिया। और उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में मान लीजिए यहाँ से चारों तरफ से हम मान लीजिए कोई फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे सभी तरफ से फोर्स लग रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसका कुछ से मान लीजिए इतना हो गया, तो यहाँ पे जो होता है चेंज इन प्रेशर की वजह से जो होता है फोर्स, ये होता है फोर्स बटा एरिया। यहाँ पे प्रेशर चेंज हो जाता है,
तो ये होता है वॉल्यूमेट्रिक रेशियो। अब यहाँ पे ये हो गया, तो इसका पहली बार तो इसका जो यूनिट होता है स्ट्रेस का न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। रेट ऑफ फोर्स यहाँ पे सब स्केलर क्वांटिटी दे रहा हूँ। अब यहाँ पे एक हुक्स लॉ आता है, ये हो गया। अब स्ट्रेन में क्या होता है, स्ट्रेन जो होता है यहाँ पे कितना बढ़ा बटा इनिशियल लेंथ, इनिशियल, ये सभी में ये होता है स्ट्रेन डेल्टा एल बटा एल इनिशियल, ये स्ट्रेन होता है सभी में। यहाँ पे भी स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बटा एल इनिशियल, ये होता है स्ट्रेन। तो यहाँ पे हुक्स लॉ लगा लेंगे। हुक्स लॉ क्या कहता है, फोर्स बटा एरिया इक्वल टू गामा डेल्टा एल बाई एल। ये फार्मूले पे आपका 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस चैप्टर का 70% क्वेश्चन इसी फार्मूले पे सॉल्व हो जाएगा। ये मेन फार्मूला हर साल इस फार्मूले पे हर बार मतलब एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। स्ट्रेस या डेल्टा एल बाई इनिशियल, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है ये स्ट्रेस होता है फोर्स बटा एरिया, यहाँ पे होता है नीटा डेल्टा एल बाई एल, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, तो कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी। यहाँ पे ये होता है कोफिशिएंट ऑफ यंग मॉडुलस, कोफिशिएंट ऑफ यंग मॉडुलस, ये हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ यंग मॉडुलस। यहाँ पे सेमी डिफाइंड होता है फोर्स बटा एरिया, ये होगा स्टेट के फोर्स बटा, यहाँ पे होता है बल्क मॉडुलस डेल्टा बी बाई बी, ये माइनस होता है बल्क मॉडुलस डेल्टा बी बाई बी, ये यहाँ पे माइनस होता है, ये होता है इसका। तो ये केवल सॉलिड के लिए होता है, ये मॉडुलस ओनली फॉर सॉलिड। ये भी कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, ये भी ओनली सॉलिड के लिए होता है, बट ये आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सभी के लिए होता है। बल्क मॉडुलस सॉलिड लिक्विड गैस के लिए होता है, सबसे ज़्यादा बल्क मॉडुलस होता है सॉलिड का, फिर होता है बल्क मॉडुलस आपका लिक्विड का, देन फिर होता है बल्क मॉडुलस आपका गैस का। बल्क मॉडुलस सॉलिड का, लिक्विड का, फिर गैस का। और इसमें जो होता है बल्क मॉडुलस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बल्क मॉडुलस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यंग मॉडुलस के। बल्क मॉडुलस होगा कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे जो बल्क मॉडुलस कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी और जो ये यंग मॉडुलस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ये हो गया बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, मोटी मोटा कॉन्सेप्ट। ये तीन कॉन्सेप्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है, ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स बटा गामा डेल्टा एल बाई एल होता है, इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ यंग मॉडुलस सॉलिड के लिए होता है, ये जो है फोर्स बटा एरिया, ये यहाँ पे ये कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी है, ये भी सॉलिड के लिए होता है। बल्क मॉडुलस जो होता है सॉलिड लिक्विड गैस सभी के लिए होता है। बल्क मॉडुलस सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, गैस में। और जो ये गामा यंग मॉडुलस और कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस ये इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए इनफाइनाइट होता है। ये चीज़ आप नोट करके यहाँ पे लिख दीजिए कि ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए इनफाइनाइट होता है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए गामा एंड बीटा ये इनफाइनाइट होता है। यहाँ पे आप ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, मेन यही है आपका क्वेश्चन, यहाँ से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मेन इस फार्मूले पे का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं केस होता है, मतलब जैसे मास हैंग कर दिए तो उसमें कितना स्ट्रेस आ रहा है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। वहाँ पे 3 केस बनते हैं। खुद के वेट की वजह से मान लीजिए यहाँ पे कुछ है, ये एक रॉड है यहाँ पे टंगा हुआ है इसका, ये मान लीजिए आइडियल है, आइडियल पुल्ली, यहाँ पे एम मास टंगा हुआ है। और एक ये हो गया केस फर्स्ट, यहाँ पे हो जाएगा केस सेकंड, यहाँ पे हो जाएगा केस थर्ड। ये आइडियल था, ये हो गया, इसका कुछ मास है, मान लीजिए एम मास है, तो इसकी वजह से। और यहाँ पे इसका भी मास है और प्लस इसका भी मास है, इसका भी मास एम है। तो इन तीनों केस में इलांगेशन क्या हो, तो यहाँ पे डेल्टा जो हुक्स लॉ आप लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा फोर्स को हम mg से रिप्लेस करते हैं, mg_L बटा ए गामा। यहाँ पे आएगा ये सेंटर ऑफ मास पे हम मानते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा mg/2L ए गामा। तो उसके रॉड की वजह से तो हम सेंटर ऑफ मास पे मानेंगे इसका हम पूरा मास। तो यहाँ पे जो आएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M/2 GL/ए गामा, इलांगेशन डेल्टा एल। ये 3 केसेस हो गए। यहाँ पे ये होता है mg_L/ए गामा, mg_L/2 ए गामा, m+m2 जब इसका मास लेंगे रॉड का भी, और मास मतलब टंगा हुआ है, यहाँ केवल रॉड का मास है, यहाँ पे आइडियल मास ले रहे हैं रॉड का और मास केवल टंगा हुआ। तो ये 3 केस इसमें बनते हैं। उसके बाद एक ग्राफ होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
पे एक ग्राफ होता है, अब यहाँ पे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, यह स्ट्रेन, यहाँ पे होता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कुछ ऐसा ग्राफ होता है। यहाँ पे पहले यहाँ तक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, यहाँ तक आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, फिर इसके बाद थोड़ा सा यहाँ फिर ऐसा हो जाता है। तो ये यहाँ वो पॉइंट मान ले रहे हैं, इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं ए, यहाँ पे दे रहे हैं बी, ये पॉइंट हो गया आपका सी, ये पॉइंट हो गया डी। तो जो ओ से ए रीजन है, ओ से ए रीजन और ओ से बी रीजन, बी से सी रीजन और सी से डी रीजन, ये 4 रीजन बनते हैं। शियर स्ट्रेस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर का है, इस ग्राफ पे क्वेश्चन आता है। मतलब तो ये क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, ओ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट होता है और हुक्स लॉ वैलिड होता है। हुक्स लॉ वैलिड होता है और कंप्लीटली रिगेन इट्स शेप, कंप्लीटली रिगेन इट्स शेप होता है और यहाँ पे कंजर्वेटिव होता है। एक और है कंजर्वेटिव होता है। तो यहाँ से ओ से ए जो आपका है प्रोपोर्शनल लिमिट कांस्टेंट होता है, हुक्स लॉ वैलिड होता है यहाँ तक, ओ से ए तक कंप्लीट रिगेन इट्स शेप और फिर ओ से बी जो है यहाँ पे भी आपका यहाँ इलास्टिक लिमिट होता है, ओ से बी इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ नॉट वैलिड, हुक्स लॉ नॉट वैलिड और पार्ट्स कंप्लीटली रिगेन इट्स शेप, ये भी होगा कंप्लीटली रिगेन इट्स शेप। ये BC, यहाँ पे BC से जो है ये क्या होता है, इन इलास्टिक रीजन है, इन इलास्टिक रीजन। तो पार्सली रिगेन इट्स शेप, यहाँ पे क्या होता है, पार्सली रिगेन इट्स शेप। उसके बाद यहाँ पे C से D, ये क्या होता है, प्लास्टिक रीजन होता है, यहाँ पे होता है प्लास्टिक रीजन, C से D प्लास्टिक रीजन होता है। यहाँ पे अगर ये C से D अगर ये लार्ज है तो ये डक्टाइल होगा, अगर C से D अगर ये स्मॉल है तो ये ब्रिटल होगा। C से D अगर लार्ज है तो डक्टाइल होगा, C से D स्मॉल है तो ब्रिटल होगा। ये हो गया, ये पूरा इलास्टिक लिमिट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और इस टाइप का बनता है, ये स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेन, यहाँ पे होता है स्ट्रेस, ये मान लीजिए स्ट्रेन, यहाँ पे स्ट्रेस। अगर कोई शॉक ऑब्जर्वर आप साकार ऑपर में देखते हैं गाड़ी में, यहाँ पे जैसे ये ऐसा गया कुछ ग्राफ इसका बना, कुछ यहाँ पे ऐसा बना, तो यहाँ पे ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो यहाँ पे गुड शॉक ऑब्जर्वर कौन है। क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे गुड शॉक एब्जॉर्बर ए है और बी है, कौन सा है। तो यहाँ पे जो, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा इसमें स्ट्रेस झेलने की क्षमता होगी, तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो कर्व है यहाँ पे ये होगा, तो ये गुड शॉक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ए जो है आपका गुड शॉक ऑब्जर्वर है। ये हो गया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीरीज़ में, और ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मतलब कि इलास्टिक लिमिट इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम बात कर लेते हैं। इसके बाद आप कहेंगे कि रफ कर देते हैं तो आप पहुँच करके नोट्स कर लीजिएगा, अगर जो नोट्स से सभी लोग नोट्स बनाए होंगे। तो यहाँ पे पहली बार तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का एक और देख लीजिए, ये स्ट्रेन है, यहाँ पे हुक्स लॉ का मेन जो नियम था, हुक्स लॉ यही था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये प्रोपोर्शनल लिमिट हटती है तो यहाँ पे स्ट्रेस बराबर आ जाता है गामा टाइप ऑफ स्ट्रेन। ये स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेन हो गया। तो यहाँ पे जो ये स्लोप है ये थीटा बताता है, ये थीटा किसको बताता है, यहाँ पे गामा को बताता है। इस पर भी कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लीजिए कि ऐसे हो गया, एक ये टेम्परेचर हो गया और ये कि ये T1 टेम्परेचर हो गया, ये T2 टेम्परेचर हो गया, ये स्ट्रेस है, यहाँ पे स्ट्रेन है। इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत देखते होंगे। तो यहाँ पे बता दीजिए कि कौन सा ज़्यादा है, मतलब मान लीजिए इसका है कुछ हीट और इसका, तो यहाँ पे T1 ग्रेटर है या T2, T1 इज़ ग्रेटर देन T2 और T2 इज़ ग्रेटर देन T1 और T1 बराबर T2। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हम बताएं स्ट्रेस जो है
यंग मॉडुलस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर जिसका यंग मॉडुलस ज़्यादा, अब इसका स्लोप ज़्यादा है तो इसका टेम्परेचर कम होगा, तो यहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन T2, आपका ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि यंग मॉडुलस, इसका यंग मॉडुलस ज़्यादा है तो यंग मॉडुलस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ये टेम्परेचर यंग मॉडुलस ज़्यादा है, टेम्परेचर कम होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा T1 इज ग्रेटर देन T2। ये हो गया। इसके बाद हम फिर पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर ले हैं। तो यहाँ पे हम बात कर ले रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हम बात कर ले रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे 2 पॉइंट है जो आपके, यहाँ पे स्ट्रेस जो होता है सेम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में स्ट्रेस सेम होता है, एलोंगेशन डिफरेंट होता है, एलोंगेशन डिफरेंट होता है। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ये हो गया एक, और एक यहाँ पे और एक पॉइंट जोड़ लिया हमने। इसका भी मान लीजिए लेंथ, इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, इसका गामा 1 है, इसका गामा 2 है, एरिया दोनों का सेम है। तो यहाँ पे जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो निकलता है, पहली बात तो यहाँ पे गामा इक्विवेलेंट जो निकलता है वो आता है यहाँ पे गामा 1 प्लस गामा 2 बटा L1 बाई गामा 1 प्लस L2 बाई गामा 2। तो यहाँ पे जो सीरीज कॉम्बिनेशन का फाइल, अगर हम लेंथ को सेम मान लें, लेंथ अगर सेम ले रहे हैं तो यहाँ पे जो आता है 2 गामा 1 गामा 2 बटा गामा 1 प्लस गामा 2, ये आ जाता है। अगर लेंथ सेम है तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे आ जाता है। पैरेलल में क्या होता है कि यहाँ पे स्ट्रेस डिफरेंट होता है, स्ट्रेस डिफरेंट हो जाता है, एलोंगेशन सेम हो जाता है। यहाँ पे एलोंगेशन सेम हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन स्ट्रेस डिफरेंट, एलोंगेशन सेम हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ये लगा है, ये दोनों, तो ये दोनों साथ ही में तो जाएंगे, तो यहाँ पे एलोंगेशन सेम और स्ट्रेस डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अगर ये इसका एरिया मान ले, तो एरिया अगर इक्वल है तो यहाँ पे जो फार्मूला आता है डायरेक्ट ढाल के लिए, आर इक्विवेलेंट जो आता है गामा 1 प्लस गामा 2 बटा 2। और अगर उस तरह निकालते हैं कि मान लीजिए एरिया कितना A1 गामा 1 प्लस A2 गामा 2 अपॉन A1 प्लस A2, क्योंकि आर इक्विवेलेंट निकालना है तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा। ये होता है इसका पैरेलल की तरह, मतलब ये सीरीज की तरह जुड़ जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया इसका। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अब आ जाए थोड़ा सा टॉपिक पॉइजन रेशियो और ट्विस्ट एंगल। पॉइजन रेशियो और ट्विस्ट एंगल बचा है तो उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद आपका ये चैप्टर मोटा मोटा फिनिश हो जाएगा। आप इसके न्यूमेरिकल्स PDF या DPP से कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी वेब से। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, हम आ जाते हैं पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो, और यहाँ पे हम देख लेंगे ट्विस्ट एंगल। पॉइजन रेशियो में क्या होता है कि मान लीजिए ये एक है, ये इतना था पहले, अब इसको खींच के कुछ इस तरह से कर दिया गया। तो जो यहाँ पे है ये आपका होता है, यहाँ पे पॉइजन रेशियो को हम डोनेट करते हैं सिग्मा से। ये जो होता है, ये इतना जो ये होता है आपका लेटरल स्ट्रेन, जो होता है डेल्टा R बाई R। और यहाँ से जो है यहाँ तक ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये होता है आपका डेल्टा L बाई L। तो यहाँ पे जो पॉइजन रेशियो वो डिफाइन होता है, यहाँ पे पॉइजन रेशियो आपका डिफाइन होता है, वो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और यहाँ पे भी हुक्स लॉ वैलिड हो जाता है, हुक्स लॉ यहाँ पे भी वैलिड है। तो यहाँ पे जो हुक्स लॉ आता है, तो यहाँ पे आता है फोर्स बटा एरिया इज इक्वल टू माइनस ऑफ यंग मॉडुलस बटा सिग्मा इंटू लेटरल स्ट्रेन। यहाँ भी हुक्स लॉ मतलब वैलिड है, तो यहाँ भी हम अप्लाई कर सकते हैं उसमें। तो ये हो गया यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन का फार्मूला, फोर्स बटा एरिया। यहाँ पे इस हिसाब से आप इसका निकाल सकते हैं। ट्विस्ट एंगल बताने से पहले हम ब्रेकिंग फोर्स बता दे रहे हैं। ब्रेकिंग फोर्स, ये भी एक टॉपिक है जो बच गया था, ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स में क्या है कि मतलब जो ब्रेकिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ब्रेकिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट ये हटता है, तो यहाँ पे आ जाता है सिग्मा, जिसको हम ब्रेकिंग फोर्स बोलते हैं। ब्रेकिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहाँ ब्रेकिंग स्ट्रेस है, ये फोर्स नहीं है, ब्रेकिंग स्ट्रेस टॉपिक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो यहाँ पे ब्रेकिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया, तो यहाँ पे ये सिग्मा जो आता है वो हो जाता है ब्रेकिंग फोर्स बटा एरिया।
ये जो सिग्मा आता है, सिग्मा को हम ब्रेकिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दूसरा सिग्मा होगा ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये आपका पॉइजन। तो ये जो होता है प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट। एक चीज़ और यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, ये जो है ब्रेकिंग सिग्मा प्रोपोर्शनली डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया। बहुत लोग बोलेंगे सर ये ब्रेकिंग फोर्स बटा एरिया से होता है प्रोपोर्शनल, तो एरिया पे क्यों डिपेंड? ये इसके रेशियो पर डिपेंड करता है, ना कि एरिया पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप ट्विस्ट एंगल एक होता है, तो ट्विस्ट एंगल एक लास्ट टॉपिक है जो हम 2 मिनट में देख लेते हैं। ट्विस्ट एंगल क्या होता है कि मान लीजिए एक है यहाँ पे एक सिलेंडर, ये मान लीजिए एल लेंथ है। अब यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाया, ऐसे यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से घुमा, इसको थोड़ा और सा बड़ा कर लेते हैं। और बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो ये बनता है इसको बोलते हैं थीटा। और यहाँ से हमने इसको घुमाया, अब ये हो गया, तो यहाँ से ये रेडियस है, वो हो गया थीटा, इसको बोल देते हैं अल्फ़ा। ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा, इसका रेडियस आर है मान लीजिए। तो ये होता है शियर एंगल, इसको बोलते हैं शियर एंगल, इसको बोलते हैं ट्विस्ट एंगल। इसको क्या बोलते हैं? ट्विस्ट एंगल। तो यहाँ पे जो एल थीटा होता है और जो आर अल्फ़ा है, ये दोनों बराबर होते हैं। शियर एंगल ट्विस्ट एंगल बराबर होते हैं। यहाँ पे एक आता है टाउ बराबर सी अल्फ़ा, इसको हम बोलते हैं टॉर्जिनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? टॉर्जिनल कांस्टेंट। और यहाँ पे एनर्जी बराबर आ जाता है हाफ सी अल्फ़ा स्क्वायर, हाफ सी अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ पे सी की वैल्यू जो होती है पाई आर एन का पावर 4 12 पाई, ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, पाई आर एन का पावर 4 या पाई एन आर का पावर 4 कुछ होता है, या 12। तो इसके हिसाब से ये हो जाता है। तो यहाँ से पूरी मोटी मोटा आपका पूरा